हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये अक्टूबर माह का पार्ट 2 है। अक्टूबर माह का पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें 1 से 15 अक्टूबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको कवर किया गया था। यहाँ पे क्या होगा, जो 15 अक्टूबर के बाद से लेके 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं उन करंट अफेयर पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आगामी परीक्षाएं आपकी हैं, ठीक है, उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बीपीएससी की परीक्षा जो 13 दिसंबर को प्रस्तावित है उसके लिए तो खासा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी नोटिस आई है यूपी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है उनके लिए नोटिस आई है कि वो एक शिफ्ट में होंगी, लेकिन उनका अभी डेट नहीं निर्धारित किया गया है। तो इस वजह से अभी जब तक डेट नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, तैयारी को ढीला मत करिएगा। उसी क्रम में आप अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर है राष्ट्रीय परिदृश्य का उसको जरूर देखिएगा। पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। आइए हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक जो न्यूज रहे आपकी चर्चा में, उन न्यूज पर चर्चा कर लेते हैं। पहला न्यूज क्या है राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत? बिना प्रमाण के ऑर्गेनिक उत्पाद और एयर प्यूरिफायर चर्चा में क्यों रहा, इस पर देखते हैं किस कारण से ये चीजें चर्चा में आई। तो सरकार के द्वारा, ठीक है, निर्णय लिया गया है कि बिना प्रमाण के ऑर्गेनिक उत्पाद बताने पर सरकार 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। अगर जो आप ऑर्गेनिक बताते हैं कोई किसी भी चीज को, ठीक है, बिना प्रमाण के ऑर्गेनिक उत्पाद बताने पर कितने लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा? तो 10 लाख रुपए तक का सरकार जुर्माना लगा सकती है। ऐसा सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है। ठीक है, गलत दावे करने वाले खाद्य एवं प्यूरिफायर निर्माताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो गलत दावे करते हैं ना कि हमारा जो प्यूरिफायर है वो 99.99% कीटाणु को खत्म कर देता है, ऐसे दावे करने वालों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, सरकार के द्वारा चेतावनी जारी की गई है। प्रमाणन के बिना उत्पादों को ऑर्गेनिक या ग्रीन टैग के तहत बेचना गैर कानूनी होगा। जो ग्रीन टैग दे देते हैं ना, जो उत्पाद होते हैं, उत्पादों को कंपनियां क्या करती हैं, खुद से ही ग्रीन टैग दे देते हैं, ठीक है, इको टैग दे देते हैं। तो खुद से ही जो प्रमाणित कर देते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी देना और धोखाधड़ी से रोकना। जो ये पहल स्टार्ट किया गया है, इस पहल का उद्देश्य क्या होगा? उपभोक्ता जो है उनको सही जानकारी देना, साथ ही साथ धोखाधड़ी से रोकना मुख्य उद्देश्य है। सरकार प्यूरिफायर के दावों को भी जांच करेगी, खासकर एयर प्यूरिफायर के उत्पादन में। ठीक है, जो एयर प्यूरिफायर होते हैं ना, उनके उत्पादन में सरकार जो उनके दावे हैं उन दावों की जांच करेगा। पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े दावों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है कि जो भी पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, जो दावे हैं, स्वास्थ्य के प्रभाव, जो स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, उन दावों से संबंधित जो भी दावे किए जा रहे हैं कंपनियों के द्वारा या फिर संस्थानों के द्वारा, उनका भी जांच किया जाएगा। और जो जांच में अगर जो गलत पाया जाता है, ठीक है, वो चीजें तो पहले गैर कानूनी है ही, अगर वो गलत पाई जाती हैं तो 10 लाख रुपए तक का उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा उन पे। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया। अगला न्यूज देखते हैं क्या है। अगला न्यूज हमारा है देश की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन। देश की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इस ट्रेन का प्रोडक्शन जल्द ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। जो भारत की सबसे भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी गति कितनी होगी? तो 280 किलोमीटर इसकी गति होगी। और इसका निर्माण जल्द ही कहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जाएगा। एग्जाम में से पूछा जा सकता है कि भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, फैक्ट्री का नाम पूछ सकता है। तो याद रखना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जाएगा। और इसकी गति कितनी होगी? तो 280 किलोमीटर इसकी गति होगी। ठीक है, आइए अपने अगले न्यूज पे देखते हैं कौन सा न्यूज चर्चा में रहा। महाराष्ट्र एवं झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है, वो चुनाव आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, उसके रिजल्ट आए और उन रिजल्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसको मैंने अक्टूबर माह की ही जो पार्ट 1 था नेशनल का, उसमें कवर कर दिया था। यहाँ पे महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा जो चुनाव है उनकी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। उससे संबंधित जो तथ्य, उन तथ्यों पर देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में
20 नवंबर को एक चरण में तथा झारखंड में 13 एवं 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, जो महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न होगा वो कितने चरण में होगा, वो एक चरण में होगा। ठीक है, एक चरण में होगा। और जबकि कहाँ, सबसे पहले ये जान लो कहाँ कहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा, जबकि झारखंड में जो होगा वो कितने चरण में, तो वो 2 चरण में होगा। ठीक है, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। दोनों राज्यों में मतगणना जो हो कब होगी, 23 नवंबर को होगी। ठीक है, बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मतगणना होती है, मतगणना की तारीख पूछ लेता है, या फिर नोटिफिकेशन जिस दिन जारी किया जाता है नोटिफिकेशन की तारीख पूछ लेता है। तो यहाँ पे याद रखना कि दोनों राज्यों की जो जनगणना होगी वो जनगणना कब होगी, वो 23 नवंबर को होगी। ठीक है, मतगणना। ठीक है, यहाँ पे मतगणना जो है वो कब होगी, दोनों राज्यों में जो मतगणना है मतगणना कब होगी, वो 23 नवंबर को होगी। ठीक है, आगे हम देखें तो 23 नवंबर को 14 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी आयोजित किए जाएंगे, जिनके नतीजे 23 नवंबर को जारी होंगे। 13 नवंबर को, ठीक है, 13 नवंबर को 14 राज्यों की विधानसभाओं में, 14 राज्यों की विधानसभाओं में देखा जाए तो 48 विधानसभा सीटों पर, ठीक है, उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिनका परिणाम जब 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी उसी के दिन इनके भी परिणाम जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण दिवस घोषित किए गए उनके बारे में आप लोगों ने जान लिया। आगे देखें, नौसेना का दूसरा रडार स्टेशन कहाँ पे बनाया गया, तेलंगाना में बनाया जाएगा। ठीक है, जो नौसेना का दूसरा रडार स्टेशन है वो कहाँ पे उसका शिलान्यास किया गया, तो उसका तेलंगाना में शिलान्यास किया गया है। देखते हैं इससे संबंधित जो बिंदु है उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के विकाराबाद में, कहाँ पे, तेलंगाना के विकाराबाद में नौसेना रडार स्टेशन का शिलान्यास किया है। किसका, नौसेना रडार स्टेशन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कहां पे किया गया, तो तेलंगाना के विकाराबाद में इसका शिलान्यास किया गया है। इसके पूर्व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में, ठीक है, कहां पे, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में आईएनएस कट्टाबोम्मन पहला रडार स्टेशन है। ठीक है, पहला रडार स्टेशन कहां पे था, तो वो तमिलनाडु में था। दूसरा कहां पे बनाया जा रहा है, वो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। यह कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला भी याद रखना, साथ साथ में दूसरा भी याद रखना। आगे देखें, देश के 4 संस्थानों में खोलेंगे एआई के विशिष्ट केंद्र। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो विशिष्ट केंद्र है वो देश के 4 संस्थानों में खोले जाएंगे। वो 4 संस्थान कौन कौन से हैं, आइए उनसे संबंधित जो तथ्य, उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विश्व स्तरीय विशिष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। मतलब विश्व स्तरीय जो विशिष्ट केंद्र है उनको स्थापित करने का फैसला लिया है। किसके द्वारा लिया गया है फैसला, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया है कि पूरे भारत में 4 केंद्रों पर, 4, ठीक है, 4 संस्थानों में एआई विशिष्टता केंद्र खोले जाएंगे। ये 4 संस्थान कौन कौन से हैं, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी एम्स दिल्ली है, आईआईटी रोपड़ है और आईआईटी कानपुर है। ये 4 संस्थान हैं। अब देखते हैं कहां कहां किन किन चीजों के लिए स्थापित किया जाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली व एम्स दिल्ली में, मतलब आईआईटी दिल्ली में और एम्स दिल्ली में जो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित एआई का उपयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसी के साथ कृषि के क्षेत्र में आईआईटी रोपड़ में विशिष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही शहरी ढांचे के विकास के लिए, ठीक है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए आईआईटी कानपुर में एआई विशिष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 संस्थान है उन 4 संस्थानों का नाम याद रखिएगा। साथ ही किसके किसके लिए कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे संस्थान, तो ये भी याद रखिएगा कि स्वास्थ्य के लिए कहाँ पे, आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली में, जबकि रोपड़ में तो जो आईआईटी रोपड़ है वहां पे कृषि के लिए, जबकि जो शहरी विकास ढांचा है उसके लिए आईआईटी कानपुर में विशिष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला न्यूज क्या है। सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा, जो न्याय की देवी की नई प्रतिमा है इससे संबंधित एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत। आप उसको ऑलरेडी देख चुके थे, आपने नहीं देखा तो जाइएगा 2 मिनट करंट न्यूज के नाम से अक्टूबर माह की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, विस्तार से मैंने सारी चीज उसमें डिस्कस की है और हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है। आइए देखते हैं, न्याय की देवी की मूर्ति से जो मूर्ति थी वहां से आंख की पट्टी हटा ली गई है। साथ ही साथ
जो एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में उनके तलवार था, तो जो तलवार जिस हाथ में उन्होंने ले रखा था वहां तलवार की जगह पे संविधान दिया गया है। तराजू तो ऑलरेडी वैसे ही है, लेकिन जो आंख की पट्टी थी उस आंख की पट्टी को हटा दिया गया, काली पट्टी हटा दी गई है। ठीक है, तो न्याय की देवी की मूर्ति की आंख से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। ठीक है, इस कदम से यह संदेश दिया गया कि कानून अंधा नहीं है और ना ही ये दंड का प्रतीक है। मतलब पट्टी इसलिए हटाई गई, बताया गया कि कानून अंधा नहीं है। ठीक है, और साथ ही में जो तलवार था वो दंड का प्रतीक था, तो उसको हटा के संविधान पकड़ा दिया गया। और संविधान पकड़ाने का उद्देश्य ये था कि ये संदेश दिया जाए कि भारत जो है वो संविधान से ही रूल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर जजों की लाइब्रेरी में इस नई प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ठीक है, पर्सनली ऑर्डर देकर डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्रतिमा को बनवाया था। आगे बात करें, सुप्रीम कोर्ट के सामने तिलक मार्ग, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने तिलक मार्ग है वहां पर जस्टिस क्लॉक लगवाया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए जस्टिस क्लॉक कहां पे लगवाया गया है, तो जस्टिस क्लॉक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तिलक मार्ग है वहां पे लगवाया गया है। जिससे होगा क्या, इससे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की रियल टाइम जानकारी हासिल की जा सकती है। जो मुकदमे हैं उनकी रियल टाइम जानकारी जो है वो कहां से हासिल की जा सकती है, तो जो जस्टिस क्लॉक लगवाया गया है, ठीक है, जस्टिस क्लॉक, इससे मुकदमों की रियल टाइम जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देख लिया जो सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा है उनके बारे में जान लिया, और साथ साथ में जस्टिस क्लॉक के बारे में जाना। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। 1962 के वालोंग की लड़ाई में शौर्य गाथा का स्मरण उत्सव मनाया गया। कब मनाया गया देखते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वालोंग स्मरण उत्सव 17 अक्टूबर 2024 से शुरू होता है और 14 नवंबर तक चलेगा। मतलब ये आज तक चल रहा है। आज 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन ये समाप्त हो जाएगा। आगे देखें, समापन के अवसर पर ही 14 नवंबर को पुनर्निर्मित वालोंग युद्ध स्मारक का उद्घाटन भी किया जाएगा। वालोंग युद्ध स्मारक, ठीक है, इसका उद्घाटन आज ही के दिन किया जाएगा। कब से कब तक ये चला वालोंग उत्सव? तो ये 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ और 14 नवंबर तक चला था। 1962 की जो लड़ाई थी भारत और चीन के बीच में, ठीक है, तो ये वालोंग के स्मरण, वहां की जो लड़ाई थी वालोंग की लड़ाई, उसी की शौर्य गाथा के स्मरण में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखें अगला पॉइंट क्या है। भारतीय सेना ने काकसर ब्रिज के नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। जो काकसर ब्रिज था, ठीक है, कौन सा ब्रिज? काकसर ब्रिज था, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो उसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पे रखा गया है। कैप्टन अमित भारद्वाज ने वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ठीक है, तो कैप्टन जो अमित भारद्वाज हैं, इन्हीं के नाम पे जो काकसर ब्रिज है उसका नाम कर दिया गया है। और ऐसे जो नाम परिवर्तित किए जाते हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लास्ट टाइम भी एक कैप्टन के नाम पे ब्रिज का नाम रखा गया था, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में पूछा भी गया था। तो यहाँ पे काकसर ब्रिज का नाम याद रखना, किसके नाम पे? कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पे रखा गया है। आगे देखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र, ठीक है, चर्चा में क्यों रहा देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है। ठीक है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कौन बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया। कहां पे अवस्थित है ये? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। ठीक है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बन गया है। पहला सबसे बड़ा कौन सा है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो बार बार हर साल एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, तो याद रखना, नामदफा कहां पे अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा कहां पे अवस्थित है? असम में अवस्थित है। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, राज्यों को पूछ लिया जाता है। काजीरंगा में तितली की कुल 446 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? 446 प्रजातियां काजीरंगा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया तितली विविधता केंद्र के बारे में। आगे देखें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया। ठीक है, तो भारत का पहला, जैसे ही आ जाए ना भारत का पहला, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें लिख के आए भारत का पहला या भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे ऊंचा, तो वो चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो
जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। पवन चित्र नामक इस इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किया गया। कहां पे किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम का जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, वहां पे इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नाम क्या है इसका? तो ये सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर है। ठीक है, आगे बात करें। प्याज संकट से निपटने के लिए चलेगी कांदा एक्सप्रेस। ठीक है, कांदा एक्सप्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। कांदा एक्सप्रेस देखिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? जो पहली किसान रेल चली थी ना, दानापुर से देवलाली, ठीक है, वो आपके परीक्षा में पूछा गया था। दानापुर से देवलाली चली थी, वो आपका यूपी पीसीएस का परीक्षा जो वर्ष 2020 में आयोजित की गई थी, उस वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया था कांदा एक्सप्रेस के बारे में। साथ ही साथ जो RRTS नमो भारत चलाई गई थी उससे संबंधित। तो यानी कि रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके परीक्षा, रेल से संबंधित या रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे। इसी दृष्टिकोण पर यहाँ पे कांदा एक्सप्रेस महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो नासिक से रवाना होने वाली यह ट्रेन 20 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच रही है। ठीक है, 20 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची, 20 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची है ये। ठीक है, तो ये कांदा एक्सप्रेस थी, वो कहां से कहां के बीच में? तो नासिक से दिल्ली। ठीक है, याद रखना, जो कांदा एक्सप्रेस चलाई गई वो कहां से कहां के बीच चलाई गई थी? तो नासिक से दिल्ली के बीच में कांदा एक्सप्रेस चलाई गई थी, जो 20 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची थी। ठीक है, डेट नहीं इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां के बीच चलाएगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो 25 मार्च 1971 के बाद में जितने भी प्रवासी जो हैं वो भारत आए हैं बांग्लादेश से, वो अवैध प्रवासी माने जाएंगे। तो इस वजह से ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय के अनुसार किस तारीख के बाद आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक बांग्लादेशी व्यक्ति जो भारत में प्रवेश करता है वो अवैध प्रवासी है। ठीक है, तो डेट याद रखना, 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी जो है, जो बांग्लादेश से असम में आए हैं ना, वो अवैध प्रवासी माने जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A को धारा जो है, नागरिकता कानून की जो धारा है, धारा 6A, उसको संवैधानिक ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया है। ठीक है, 4-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया है और 25 मार्च 1971 के बाद में बांग्लादेश से असम आने वाले सभी जो प्रवासी हैं उनको अवैध प्रवासी माना जाएगा। ठीक है, आगे देखें। अठन्नी अभी भी वैध मुद्रा है। ठीक है, अठन्नी जो 50 पैसा था, चवन्नी बोलते थे 25 पैसे को, और अठन्नी बोलते थे 50 पैसे को। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्कों पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि अठन्नी अभी भी एक वैध मुद्रा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बाजार में लगभग 15 अरब अठन्नियां हैं। कितनी? 15 अरब अठन्नियां अभी भी मार्केट में है। यह गल्लक दान पात्र दुकान के गल्लों में है फिर गला दी गई है। इसे कोई नहीं जानता, मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो ये 25 अरब अठन्नियां है ना, ये मार्केट में है, आरबीआई कह रही है ये मार्केट में है, दान पत्रों में है, मंदिरों में है, तिजोरियों में है। इसके बारे में या फिर इनको गला दी गई है, इसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता। अठन्नी यानी कि 50 पैसा अभी भी एक वैध मुद्रा के रूप में है। बाजार द्वारा इसका प्रचलन बंद कर दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, यानी कि कानूनी रूप से गलत है, ऐसा आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जान गए कि अठन्नी अभी भी वैध मुद्रा है मार्केट में। अगर जो अठन्नी आप किसी को देते हैं तो वो मना नहीं कर सकता है कि हम अठन्नी नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बात करें। मध्य प्रदेश के दतिया अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि पिंक अलार्म कहां पे लगाया गया। तो मध्य प्रदेश के दतिया अस्पताल में पिंक अलार्म महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इससे संबंधित जो तथ्य उन पर चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक अलार्म स्थापित किया गया। क्या पिंक अलार्म स्थापित किया गया? कहां पे? जो दतिया का मेडिकल कॉलेज है और वहां के जो अस्पताल है वहां पे पिंक अलार्म स्थापित किया गया महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। मध्य प्रदेश का दतिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इस प्रकार के अलार्म स्थापित करने वाला देश का पहला
जिला अस्पताल है। इस वजह से यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिंक अलार्म स्थापित करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा है? तो दतिया का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पिंक अलार्म स्थापित करने वाला पूरे भारत का, देश का पहला जिला अस्पताल है। ठीक है, आगे बात करें, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 क्षेत्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। इनसे संबंधित जो तथ्य उन तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मध्य प्रदेश के रीवा, कहां के? ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक योजना, जिसमें कहा गया था कि भारत का जो आम नागरिक है, जो हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी है, वो भी हवाई जहाज में सफर कर सकेगा। ऐसा जब ये उड़ान योजना जारी की गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से ट्रेवल कर सकेगा। ठीक है, तो उस योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? 8 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं। वाराणसी में पीएम ने आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय और सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया, वो कहां पे अवस्थित है? तो वो वाराणसी में अवस्थित है। साथ ही साथ जो सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो कहां पे अवस्थित है? तो वो भी वाराणसी में अवस्थित है। आगे बात करें, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, बागडोगरा, आगरा, दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उद्घाटन किए गए और साथ ही साथ जो हवाई अड्डे बनकर तैयार हो गए हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। आगे देखें, आगे हम बात करें अपने अगले न्यूज पे, तो भुवनेश्वर 18वें प्रवासी दिवस की मेजबानी करेगा। जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहां पे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस आप जानते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पे कुछ पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसे 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, सबसे पहले तो यही याद रखो इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 18वां संस्करण इस बार आयोजित किया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में इसका आयोजन होगा। कहां पे होगा? तो इसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में की जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। यहाँ पे आगे बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की स्मृति में मनाया जा रहा है। ठीक है, जो प्रवासी भारतीय दिवस है किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो ये जो 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखें, एलएसी पर भारत और चीन के मध्य बनी सहमति। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उस ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, ठीक, ये बातें पूर्ण रूप से ब्रिक्स सम्मेलन जब होना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सी जिनपिंग मिलने वाले थे, उसके 2 या 3 दिन पूर्व ही जो एलएसी पर सहमति, आम सहमति बन गई थी कि 2020 की जो स्थिति थी उसी स्थिति पर हम पूरा पहुंच जाएंगे। डोकलाम विवाद आप लोगों से, गलवान वैली इंसिडेंट जो था वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं था, भली बात है आप लोग उससे परिचित थे। कोविड-19 के समय में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि अब सहमति बन रही है तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन तथ्यों पर देख लेते हैं। तो विदेश मंत्री के अनुसार चीन के साथ सैन्य वापसी का काम पूरा हो गया है। ठीक है, डेमचौक और देपसांग की स्थिति को लेकर विवाद के समाधान हुआ है तथा भारत और चीन के सैनिक वर्ष 2020 से शुरू हुए विवाद के पहले की तरह पेट्रोलिंग कर सकेंगे। मतलब पहले होता क्या था कि जो भारत और चीन सीमा है, ठीक है, उसके बीच में एक बफर जोन था, एक बफर जोन था। तो भारत और चीन के सैनिक जो होते थे वो पेट्रोलिंग करते थे, अपने सीमा पर पेट्रोलिंग करते थे। जो ये सीमा है, इसी सीमा पर इधर चीन के सैनिक पेट्रोलिंग करते थे और इधर भारत के सैनिक पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ये आगे बढ़ाए थे चीन के सैनिक, ठीक है, कुछ चीन के सैनिक आगे बढ़ाए थे, तो इसी वजह से जो डेमचौक और देपसांग की स्थिति थी वहां पर विवाद उत्पन्न हो गया था। इसी में गलवान वैली इंसिडेंट भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसी कारण अब हुआ क्या है कि दोनों देशों के बीच में जब सहमति बन गई है तो उस सहमति के बाद
कहा गया कि 2020 की स्थिति जो है उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा और जो दोनों देश की सेनाएं आगे बढ़ी थी वो पुनः पीछे लौट जाएंगी। ठीक है, आगे देखें, दाना चक्रवात के बारे में बात कर लेते हैं। दाना चक्रवात से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, उसको आप लोगों ने भली भांति देखा होगा और लगभग हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आपने ना देखा हो तो दाना चक्रवात का वीडियो जाके देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र जल्द ही चक्रवात दाना में बदल गया था। ठीक है, दाना एक अरबी नाम है जिसका अर्थ होता है उदारता। ठीक है, दाना जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है उदारता। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। वहीं रेमल का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, रेमल का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे दाना चक्रवात का जो नामकरण है वो नामकरण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो चक्रवात है उन चक्रवातों का जो नामकरण है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा दाना चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो दाना चक्रवात का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी चलाएगा लीडरशिप प्रोग्राम। यूजीसी के द्वारा लीडरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा। जो उच्च शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा, तो लीडरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा। किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा संचालित किया जाएगा। आगे देखें, यूजीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है यूजीसी का पूर्ण रूप। देखते हैं, इस प्रोग्राम के अंतर्गत ना सिर्फ क्षमता निर्माण के लिए मदद की जाएगी बल्कि उच्च शिक्षण संस्थानों के शोध और शैक्षिक गतिविधियों को पूरा कर दुनिया तक पहुंचाया भी जाएगा लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत। आगे देखें, देश में वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 2035 तक कितना करने का, तो 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में यह कितना है, तो मौजूदा समय में करीब 27% है। यानी कि भारत में जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें वर्तमान में यदि देखा जाए तो सकल नामांकन दर कितना है, तो 27% है, जिसको 2035 तक बढ़ा के कितना करने का, तो 50% करने का लक्ष्य रखा गया। किसके द्वारा, यूजीसी जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा रखा गया है। ठीक है, आगे बात करें, 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की जा चुकी है। जो पशुधन गणना की जाती है इसके आंकड़े आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अब पशुधन गणना स्टार्ट हो गई, जनगणना भी हाल ही में शुरू होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जनगणना से पूर्व अगर जो देखा जाए तो पशुधन की जो गणना है कि आपके पास कितने मवेशी हैं, कितने भैंस बकरी, ठीक है, खच्चर और बकरियां भेड़ ये सब है, तो इन सब की गणना स्टार्ट हो गई है। इनसे संबंधित जो तथ्य हैं, जो पॉइंट है, उन पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, ठीक है, राजीव रंजन जो है इनका नाम, इनको उर्फ लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ने पशुधन गणना को लॉन्च करते हुए इसे फरवरी 2025 तक पूर्ण होने की बात कही। मतलब कहा है इसको लॉन्च किया गया, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये कब तक पूरा हो जाएगा, तो फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। पशुधन गणना में कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो इस बार का जो पशुधन गणना होगा इसमें कुल कितने रुपए के खर्च आएगा, तो लागत जो होगी वो 200 करोड़ रुपए की लागत इसमें खर्च होगी। आगे देखिए, 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत के साथ ही करीब 210 करोड़ रुपए की महामारी फंड प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया। इससे भारत में जानवरों में होने वाली महामारियों से निपटने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कितने रुपए का फंड जारी किया गया, तो 210 करोड़ रुपए के महामारी फंड प्रोजेक्ट जारी किया गया। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पशुधन जो 21वीं पशुधन गणना है वो अक्टूबर में स्टार्ट हुई है और 2025 फरवरी में इसके पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन के द्वारा, राजीव रंजन सिंह या उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब 20 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। पहले क्या था, 10 लाख रुपए तक का था कि 10 लाख रुपए तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप कर्ज ले सकते थे, लेकिन अब उस कर्ज की राशि जो है उसको बढ़ा दी गई। कितनी कर दी गई, तो 20 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। इससे संबंधित जो पॉइंट उनको देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, तो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। अभी तक शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में के तहत बिना किसी जमानत के कर्ज दिया जाता था। अब तरुण प्लस कैटेगरी में 10 से 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। एग्जाम में जब योजना पूछी जाती है तो उनका जो सन होता है शुरुआत करने का, कि सन में शुरू हुआ था, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ऐसे में
जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? 8 अप्रैल 2015, ठीक है। तो यहां पे आप सन याद रखना, किस सन में शुरू की गई थी, सन आपसे पूछ सकता है। आगे देखें, एयरबस ने भारत और दक्षिण एशिया के लिए हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, ठीक है। एयरबस के द्वारा जो इनका दक्षिण एशिया तथा भारत के लिए हेडक्वार्टर तथा ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, कहां पे ये बनेगा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के केंद्रीय नागर विमानन मंत्री कौन? जो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री है राम मोहन नायडू, ठीक है, राम मोहन नायडू किंजरापू इनका पूरा नाम है। तो राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। एयरबस का जो हेडक्वार्टर तथा ट्रेनिंग सेंटर दक्षिण एशिया तथा भारत के लिए बनेगा, वो कहां पे बनेगा? नई दिल्ली में बनेगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राम मोहन नायडू किंजरापू केंद्रीय नागर विमानन मंत्री है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखें, स्पेन के सहयोग से बना टाटा प्लांट में होगी शुरुआत। जो स्पेन के सहयोग से बना टाटा प्लांट है, इसकी शुरुआत होगी। इससे संबंधित जो तथ्य उन तथ्यों पर देख लेते हैं। गुजरात के वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट के प्लांट की शुरुआत 28 अक्टूबर को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 40 सैन्य विमानों में से पहला C-295 विमान सितंबर 2026 में मिलने की संभावना। जो 40 सैन्य विमान बनाए जाएंगे, जिनमें से जो पहला है वो कब बन के तैयार हो जाएगा? सितंबर 2026 में जो सेना है उसको मिलने की पूर्ण रूप से वो मिल जाएगा। C-295 प्रोजेक्ट अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट कंपनी भारत में सेना विमान पूरी तरह से निर्माण करेगी। जो सैन्य विमान है, ठीक है, सैन्य विमान, ठीक है, सैन्य विमान का पूरी तरीके से भारत में ही निर्माण करेगी। और ये C-295 प्रोजेक्ट है वो किसके सहयोग से भारत में प्रारंभ किया गया है? तो स्पेन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। कहां पे बनाया जा रहा है? तो ये वडोदरा में बनाया जा रहा है। तो गुजरात का वडोदरा है, वहां पे बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, विश्व के सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा केंद्र। विश्व का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र जैसे ही आ जाए सबसे ऊंचा, सबसे पहला भारत का या विश्व का, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित जो तथ्य उनको देख लेते हैं। लद्दाख के लेह में एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन को दुनिया का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको दुनिया का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। वही हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइजर से पानी का विघटन कर हाइड्रोजन गैस पैदा की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए हरित ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। लेह शहर के पास चोलांसर में करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। यानी कि अगर जो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा केंद्र कहां पे बनाया गया है, तो ये लेह में बनाया गया। किसके सहयोग से बनाया गया है? एनटीपीसी के सहयोग से बनाया गया है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है ये दुनिया का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे स्वच्छ ईंधन किसे कहा जाता है, ठीक है, तो सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। आगे देखें, देश में अगले वर्ष शुरू हो सकती है जनगणना। इससे संबंधित जो तथ्य हैं, जो जनगणना है, जनगणना वैसे ही स्टार्ट होनी थी 2021 में, लेकिन कोविड-19 के कारण स्टार्ट नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से 2025 में संभावना है कि 2025 में जनगणना इस बार हो, ठीक है। तो भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त नाम क्या है इनका? मृत्युंजय कुमार नारायण इनका नाम है। कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति करीब 2 साल तक बढ़ाई गई। मतलब इनका जो कार्यकाल था उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है 2 साल का। इसका मतलब यही है कि अगले साल शायद जनगणना प्रारंभ हो जाएगी, तभी इनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। 2 चरणों में पूरी होगी जनगणना प्रक्रिया। कितने चरणों में पूरी होगी? तो 2 चरणों में प्रक्रिया पूरी होगी, ठीक है। एक होता है जैसे अंतिम डाटा आता है और एक अनंतिम डाटा आता है, ठीक है। तो 2 चरण में हमेशा ही प्रक्रियाएं पूरी होती है जनगणना की। पहले चरण में घरों में मौजूद पशुधन और अन्य भौतिक संसाधनों की गिनती होगी, ठीक है। 2 चरणों में जो आयोजित किया जाएगा उसमें क्या होगा? ये पहला चरण जो होगा उसमें जो घर में पशुधन है तथा जो सामान है उनकी गिनती की जाएगी।
दूसरे चरण में व्यक्तियों की गणना की जाएगी। ठीक है, जो दूसरा चरण होगा इसमें व्यक्तियों की गणना की जाएगी। मतलब इस बार क्या होगा, जो जनगणना होगा उसमें सामानों की गणना अलग और व्यक्तियों की गणना अलग। ठीक है, 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। आगे देखें, वडोदरा में C-295 विमान निर्माण इकाई शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेंज ने टाटा एयरबस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। टाटा एयरबस फैक्ट्री का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पेड्रो साचेंज के द्वारा किया गया। कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात के वडोदरा में इसका उद्घाटन किया गया। मैंने आपको बताया कि 40 विमान बनाए जाएंगे, जिनमें से पहला C-295 विमान जो है वो कब बन के तैयार हो जाएगा? तो पहला C-295 विमान जो है, जो किसी निजी कंपनी के द्वारा भारत में बनाया जाएगा, वो 2026 तक पहला बन के तैयार हो जाएगा, सितंबर 2026 तक। आगे देखें, इसे सैनिकों के परिवहन, रसद, बचाव, सहायता मिशन संचालन के लिए डिजाइन किया गया। जो C-295 विमान है, इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है? तो इसे सैनिकों के परिवहन, रसद, बचाव, सहायता मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। 2021 तक 56 विमानों की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें 16 विमान स्पेन के लिए, जबकि 40 विमान जो है वो भारत के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने विमान असेंबल किए जाएंगे, कुल 56 विमान असेंबल किए जाएंगे, जिनमें से 40 विमान जो है वो भारत के लिए, जबकि 16 विमान स्पेन के लिए होंगे। आगे देखें, विमानों के 18,000 कलपुर्जों को भारत के विभिन्न हिस्सों में बनाया जाएगा। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में भारत के प्रधानमंत्री, स्पेन के राष्ट्रपति ने लंच भी किया। कहां पे लंच किया था? तो लक्ष्मी विलास पैलेस जो है वहां पे जो स्पेन के राष्ट्रपति है पेड्रो साचेंज और भारत के प्रधानमंत्री ने लंच किया था। स्पेन ने बेंगलुरु में और भारत ने बार्सिलोना में कॉन्सुलेट स्थापित करने पर सहमति दर्ज की है। ठीक है, स्पेन के बार्सिलोना में तथा जो स्पेन के द्वारा बेंगलुरु में काउंसुलेट स्थापित किए जाएंगे, ऐसा दोनों देशों के बीच में समझौता किया गया है। आगे देखें, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क चर्चा में क्यों रहा? तो हिमाचल प्रदेश का दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर बनेगा। IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर का मतलब क्या होता है? IGBC का मतलब क्या होता है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा होगा? तो उसका नाम है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखें, बायोडायवर्सिटी हेतु 30% क्षेत्र संरक्षित करेगा भारत। जैव विविधता के लिए जो क्षेत्र है, कुल क्षेत्र है, उनका 30% हिस्सा जो है वो भारत संरक्षित करेगा जैव विविधता के लिए। ऐसा कब कहा गया? जो जैव विविधता पर COP16 हुआ था। क्या? COP16। ठीक है, कोलंबिया के कैली में इसका आयोजन किया गया था। यहीं पर भारत के द्वारा कहा गया कि बायोडायवर्सिटी के लिए 30% क्षेत्र जो है वो संरक्षित किया जाएगा भारत में। कोलंबिया में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में पेश अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति, जो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और राष्ट्रीय कार्य योजना में 23 राष्ट्रीय लक्ष्य तय किए गए। उन्हीं 23 राष्ट्रीय लक्ष्यों में एक लक्ष्य यह भी था कि 30% जो भारत का क्षेत्र संरक्षित करेगा भारत जैव विविधता के लिए। ठीक है, आगे बात करें, प्रयास कार्यक्रम। प्रयास कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? प्रयास कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो प्रयास पूछ ले। ये हाल ही में चर्चा में रहा प्रयास कार्यक्रम में प्रयास का पूर्ण रूप है। ठीक है, प्रयास का पूर्ण रूप क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड एमंग यंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट, ये प्रयास का पूर्ण रूप है। आगे बात करें, इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की छात्र छात्राओं को शोध व इनोवेशन से जोड़ने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। तो प्रयास कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है? जो 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं उनको शोध तथा इनोवेशन के लिए वित्तीय मदद प्रदान की जाती है प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत। इसका पूर्ण रूप जरूर याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखें, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है देश का पहला। ठीक है, तो देश लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पे? लद्दाख में। इससे संबंधित जो तथ्य उन तथ्यों को देख लेते हैं। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी से दूर
पृथ्वी से दूर पृथ्वी से दूर बेस स्टेशन स्थापित करने की चुनौतियों का पता लगाना इसका मूल उद्देश्य है। इसरो का यह मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे के सहयोग से लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन से शुरू किया गया है। ठीक है, तो पहला अगर जो आपसे पूछा जाए कि देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पे शुरू किया गया है, तो ये लद्दाख में शुरू किया गया। इस वजह से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपको मैंने बताया कि लिख के आ जाए कि देश का पहला, विश्व का पहला, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे ऊंचा या भारत का सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी चीजें जब लिख के आए तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, महत्वपूर्ण खबरें थी जो चर्चा में रही, ठीक है, न्यूज में, न्यूज़पेपरों में जो चर्चा में रही, और अन्य वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट, जहां जहां से क्वेश्चन राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए, उनका पार्ट 2 मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया। एक वीडियो राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद में क्या होगा, एक वीडियो मिसलेनियस पर आएगा, जिसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, उसके बाद में स्पोर्ट्स ये से रिलेटेड जो करंट अफेयर कुछ छूटे होंगे उनको कवर कर लेंगे। साथ ही साथ में रिपोर्ट, इंडेक्स और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर अक्टूबर माह के रहे हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। डे थीम से संबंधित जितने भी करंट अफेयर रहे उनको कवर कर लेंगे। एनवायरनमेंट से संबंधित जो करंट अफेयर रहे उनको कवर कर लेंगे। हो सकता है वो वीडियो 25 से 30 मिनट का हो जाए, लेकिन उसमें क्या होगा कि सारी चीजें जितनी बची हुई हैं, अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, खेल परिदृश्य, रिपोर्ट, इंडेक्स, ठीक है, उसके बाद में जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं, राज्य आधारित करंट अफेयर, अवार्ड, फिर उसके बाद में यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, सब पे चर्चा की है। ठीक है, और एक वीडियो आएगा मिसलेनियस में। मिसलेनियस में जितने भी चीजें ऐसी होती हैं जो छूट गई हैं, अन्य वीडियो में नहीं कवर की गई, वो उसमें कवर कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से आपका अक्टूबर माह का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नवंबर माह पे बात करेंगे। नवंबर माह के भी ऐसे ही जैसे मैंने आपको अक्टूबर माह के करंट अफेयर बताए, उसी तरीके से नवंबर माह का करंट अफेयर भी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।